ओके बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट। हमने एक्सपेरिमेंटेशन तक पढ़ लिया था, तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना एक्सपेरिमेंटेशन का जो हमारा सारा सफ़र है उसको हम रिवाइज़ कर लें। ठीक है, हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टार्ट किया था कि ये एक इंसान है या कोई साइंटिस्ट है, इसके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये इसका माइंड है, इसके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन जानदारों से रिलेटेड होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होगा, तो उस क्वेश्चन को हम नाम देंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने का जो मेथड होता है उसको हम बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं। ठीक है, और ये बायोलॉजिकल मेथड पिछले 500 सालों से हमारी हेल्प कर रहा है। ठीक है, और बायोलॉजिकल मेथड, हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और इस सॉल्व करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसे बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। इस बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये है कि हमारी जो असल प्रॉब्लम है उसको हम रिकॉग्नाइज कर लें, रिकॉग्निशन कर लें। तो आपको पता है ये प्रॉब्लम या तो साइंसदान के माइंड में खुद आ जाएगी या कोई कुलीग उससे पूछेगा। प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने के बाद अगला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशंस को बनाना, ऑब्जर्वेशन की कलेक्शन करना। तो मैंने आपको बताया था ऑब्जर्वेशन वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी विजन से, हेयरिंग से, स्मेल से, टच से, टेस्ट से या थिंकिंग के ज़रिए से हमारे माइंड में आए, हम उनको ऑब्ज़र्व करें, उनको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ये ऑब्जर्वेशन दो टाइप्स के होते हैं, क्वालिटेटिव ऐसे जो कि मेजरेबल नहीं होते, और क्वांटिटेटिव जिनको मेजर किया जा सकता है। तो ये दो टाइप्स के ऑब्जर्वेशन होते हैं। ऑब्जर्वेशन में ये भी इंक्लूडेड होता है कि माजी में लोगों ने उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या काम किया है। तो ये हमने ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ लिया। ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करने के बाद हमने बनाना होता है अगला स्टेप, जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं। बट हाइपोथेसिस में जाने से पहले हमने एक काम करना होता है, वो ये करना होता है कि हम ऑब्जर्वेशंस को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑब्जर्वेशन को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है? ऑब्जर्वेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम पहले उन सारे ऑब्जर्वेशन का जो डाटा है उसको कलेक्ट करते हैं। इस स्टेप को हम बोलते हैं डाटा कलेक्शन। डाटा के कलेक्शन के बाद हम इन सारे ऑब्जर्वेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के डिफरेंट वेज हैं, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, मैप्स एंड ग्राफ्स वगैरह। जब हम अपने ऑब्जर्वेशन को ऑर्गेनाइज एक तरतीब से रखते हैं और ये सारी चीज़ों को, रूल्स को फॉलो करते हैं, तो हमारे जो ऑब्जर्वेशन है वो बन जाते हैं साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस। क्लियर हुआ? तो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की हम एक एक्सप्लेनेशन बनाते हैं और उस एक्सप्लेनेशन को, जो हमने साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की बनाई होती है, हम हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। तो हाइपोथेसिस असल में टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है हमारे ऑब्जर्वेशंस की। हाइपोथेसिस की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं कि जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, ये फाल्सिबल होनी चाहिए, यानी इसको गलत साबित किया जा सकता है, ये टेस्टेबल होनी चाहिए, इसको टेस्ट किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, इस पर टेंटेटिव या अंदाजन पेश की गई है, और ये सिंपल सादा सी होनी चाहिए। इसको आप सब बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो। अब जब हमने बना ली ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस बनाने के बाद जो अगला स्टेप होता है वो ये होता है कि हम जो है डिडक्शन बनाएं। हम अपनी हाइपोथेसिस की कोई रीज़न तलाश करते हैं, उसको हम डिडक्शन का नाम देते हैं। तो अगले स्टेप में हम डिडक्शंस बनाते हैं, जिसमें हम अपनी हाइपोथेसिस की कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तलाश करते हैं। हम डिफरेंट लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, उनमें एक लॉजिक का नाम है इफ़ एंड देन लॉजिक। फिर हम इस डिडक्शन को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद हमें पता चलता है कि कोई भी एक जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी वो सही है या गलत है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक एक्सपेरिमेंटेशन का एंड हो जाता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद क्या होता है? हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसके बाद अगला स्टेप होता है समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स निकलते हैं उनको समराइज करना। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट्स निकलते हैं, उनको समराइज़ कैसे किया जाता है? समराइज़ का मतलब क्या होता है? शॉर्ट करके बयान करना। हमारे जितने भी रिजल्ट्स निकले हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में पेश करना। तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे पेश करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन। डाटा ऑर्गेनाइजेशन का एक मेथड होता है जिसके ज़रिए से हम अपने रिजल्ट्स को समराइज़ करते हैं। डाटा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, सबसे पहले डाटा कलेक्शन करेंगे, डाटा कलेक्शन के बाद डाटा ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, मैप्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में। डाटा ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद हम डाटा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी, जब ऑब्जर्वेशन को साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट किया तो हमने सिर्फ समराइजेशन की थी। समराइजेशन के बाद हमने हमने समराइजेशन नहीं की थी, हमने जस्ट ऑर्गेनाइजेशन की थी। अब हम ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहे हैं और डाटा एनालिसिस कर रहे हैं। वहाँ पर डाटा एनालिसिस नहीं किया था। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद डाटा एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद सिर्फ डाटा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं।
डाटा एनालिसिस अब हम कैसे करते हैं, डाटा एनालिसिस के डिफरेंट तरीक़ाकार होते हैं। डाटा एनालिसिस के लिए हम बहुत से मेथड इस्तेमाल करते हैं कि डाटा एनालिसिस से हम निकालते हैं कंक्लूजन, रिजल्ट्स का एक कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि समराइजेशन ऑफ रिजल्ट में डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके लिए पहले डाटा कलेक्शन करेंगे, फिर डाटा ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, फिर डाटा की एनालिसिस करेंगे। इस सब के बाद हमें एंड पर निकलता है कंक्लूजन। ये कंक्लूजन हमें कैसे मिलेगा? डाटा एनालिसिस में हम दो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। एक तरीक़ाकार को बोला जाता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डिफरेंट वेज का हो सकता है। एक हमारे पास तरीक़ाकार है जिसको हम एवरेज का तरीक़ाकार कहते हैं, और दूसरा हमारे पास तरीक़ाकार है रेशियो एंड प्रपोर्शन का। क्लियर हुआ आपको? एवरेज में हम चीज़ों की एवरेज लेते हैं और उनको कंपेयर कर लेते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन में हम क्या करते हैं, मैं आपको डाटा एनालिसिस के ये सारे तरीक़ाकार नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से बताऊंगा। तो चले फ़र्ज़ कर ले हमने डाटा एनालिसिस कर लिया, हमारा समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट का स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने समराइजेशन कर ली। अगला स्टेप जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग ऑफ द रिज़ल्ट्स। रिपोर्टिंग ऑफ द रिज़ल्ट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा, क्योंकि इस स्टेप में हमने हमारा जो काम हमने किया है उसकी वैलिडिटी को चेक करना होता है। वैलिडिटी चेकिंग का मतलब कि हमने जो काम किया है वो ठीक है या गलत है। तो रिज़ल्ट से ही हमें इस बात का पता चलता है। अब रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट किस तरह की जाती है? तो ये आपने याद रखना है कि रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट्स के डिफरेंट तरीक़ाकार होते हैं। तो ये रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट्स हमारे पास डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट का मतलब ये है कि सिंपली हमने अपना कोई काम किया है उसके बारे में हम लोगों को बताएंगे। अब ये होता है रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर हम दूसरे सारे स्टेप कर लेते हैं, सिर्फ ये स्टेप नहीं करते, तो हमने जितना भी काम किया ना उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। कि इसके से हम दूसरों को अपने काम के बारे में बता सकते हैं। तो ये होता है रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट। तो दूसरों को अपने काम के बारे में सिंपल वे अपनी ज़ुबान से उनको अपने काम के बारे में बता दें। तो कैसे बता सकते हैं? डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस के तौर में बता सकते हैं, मीटिंग्स में बता सकते हैं, सेमिनार्स में बता सकते हैं, किताबों के ज़रिए से या मैगज़ीन्स या जर्नल्स के ज़रिए से हम लोगों को अपने काम के बारे में बता सकते हैं जो हमने किया है। क्लियर हुआ? यहाँ पर आपने एक और बात याद करनी है। जब हम समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट कर रहे होते हैं, समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट कर रहे होते हैं, तो ये सारा पार्ट जो है ये आपने याद रखना कि समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट से रिलेटेड है। तो हम समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट्स में बार बार रिगरस टेस्टिंग करते हैं। टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमारी जो हाइपोथेसिस थी वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू होती है तो हम ऐसी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर वो गलत साबित हो जाती है तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा। ऐसी हाइपोथेसिस जो कि एक्सेप्टेड होती है और मज़ीद हाइपोथेसिस बनाने में हेल्प करती है, तो ऐसी हाइपोथेसिस को हम नाम देते हैं गुड हाइपोथेसिस का। क्लियर हुआ आपको? तो बच्चों, अब तक हमारा जो काम था वो एक इंसान कर रहा था। इस इंसान के माइंड में ख्याल आया, इसने ये सारे स्टेप्स को फॉलो किया और अब इसको सोल्यूशन मिल गया। अब ये दूसरे लोगों को बताएगा रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट से। अब ये दूसरे लोग हैं, इन सारे लोगों को अब इसके काम का पता चल गया। अब ये लोग भी एक्सपेरिमेंट करेंगे और पता करेंगे इसने जो काम किया वो सही है या गलत है। अगर ये काम करते हैं और उसका काम सही निकलता है तो ऐसे काम को, ऐसी चीज़ को हम थ्योरी का नाम देते हैं। थ्योरी के बारे में जब लोगों को पता चलेगा कि ये थ्योरी पेश हुई है तो ज़्यादा लोगों को पता चल जाएगा, तो और लोग इस पर रिसर्च शुरू कर देंगे और ऐसी थ्योरी जो हमेशा सही साबित हो उसको हम लॉ का नाम देते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम अगले लेक्चर्स में मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर हमने कंप्लीट बायोलॉजिकल मेथड के बारे में मैंने आपको समराइज़ भी कर दिया और हमारा जो मेजर आज का काम था वो समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट था और रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट था। समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट में मैंने आपको बताया कि ये जो डाटा ऑर्गेनाइजेशन के मेथड्स हैं इनको हम कल के लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे।